friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about today's very important NCERT History Class 7th Chapter number 5 आज डिस्कस करेंगे. टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज जितने भी हैं रूलर्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर के सारे हम बारी बारी से अब 5 सेकंड में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस देखेंगे हम तो एसआई एसएससी रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटली क्वेश्चंस आते रहे हैं. सो गाइज, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो लेट अस वी स्टार्ट रूलर्स एंड बिल्डिंग्स टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस. So guys, we talk about NCERT solution, history chapter number 5, rulers and buildings. Now, today's first question, how is the Trabant principle of architecture different from the Arcuate? Now, answer is, in Trabant style of the architecture, roofs, doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns, while in Arcuate style of the architecture, the weight of the superstructure above the doors and the windows was sometimes carried by arches. Now, क्वेश्चन में डिफरेंस हमें बताना है कि ट्रिब्यूट और आर्कुएट में क्या है. अब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिब्यूट और आर्कुएट में क्या डिफरेंस है, बिकॉज हमने पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया था, लर्न भी करे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूट और आर्कुएट में क्या डिफरेंस है. और अगर आपने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो तो आप प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है, तो आप उसे भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं. और बिफोर वीडियोस आप समरीज भी इजीली समझ सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आंसर राइटिंग के लिए आप आंसर भी डिक्टेट कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट आंसर्स है. अब ट्रिब्यूट फॉर्म तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूट फॉर्म्स जो है वो आर्किटेक्चरली क्या है, रूफ्स और डोर्स उसमें हमें इजीली देखने को मिलेगा. और ये हॉरिजॉन्टल बीम और 2 वर्टिकल कॉलम्स में मिलता है. और आर्कुएट स्टाइल में क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर डोर्स और विंडोज जो हैं वो सुपर स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेंगे इन दी आर्चेस. तो दिस वन इज ट्रिब्यूट और दिस वन इज आर्चेस फॉर्म. हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. नाउ वी डिस्कस सेकेंड पॉइंट. The tribute style of the architecture was between the 8th and 18th century, used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large steep wells is baulis. And for example, Kuwait ul Islam Mosque, while Arcuate style of architecture was prominent from the 12th century, limestone cement was increasingly used, which made construction easier and faster. For example, अलई दरवाज़ा एट दिल्ली. अब बात हम ट्रिब्यूट स्टाइल की बात करें तो ट्रिब्यूट स्टाइल के अंदर हमें 8 से लेके 13th सेंचुरी में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, जैसे हम अगर अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस बात करें तो हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो टेम्पल्स, और अगर मुस्लिम या मोहम्मदन की बात करें तो मॉक्स या टॉम्स हमें इजीली देखने को मिलेंगे. और बिल्डिंग्स की बात करें तो थ्रू द गोथिक और क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से हमें बिल्डिंग्स फॉर्म बहुत ज़्यादा दिखेंगे. इसमें लार्ज स्टिप्ड वेल्स आपने देखा होगा कि पुराने जो वेल्स रहते थे या कुएँ रहते थे वहाँ पर लार्ज स्टिप्ड जो वेल्स रहती थी, लार्ज स्टेयर्स बनती थी वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जो है बाउलिस हमें देखने को मिलती थी. इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल कुवैत उल इस्लाम मॉस्क है, बहुत फेमस है. और आर्कुएट के लिए अलई दरवाज़ा दिल्ली में जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. ये लाइमस्टोन सीमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया. इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इजी और फास्ट हो गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है. नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ अ शिखारा? शिखारा क्या है? नाउ आंसर, शिखारा is the tower or spire of an Indian medieval temples. शिखारा एक टॉवर है, स्पायर टॉवर है. ये इंडियन मेडाइवल टेम्पल है, या हम बोल सकते हैं हिस्ट्री 3 फॉर्म्स, एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल, और जो हम देख रहे हैं अभी मॉडर्न. तो अब अगर हम मध्यकालीन टाइम की बात करें तो मध्यकालीन टेम्पल को हमने मेडाइवल टेम्पल बोल दिया है. इट इज़ द हाईएस्ट रूफ ऑफ द हिंदूज टेम्पल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. ये सबसे इसकी जो रूफ है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा ऊंची है.
ये हिंदूस टेम्पल जो एक एब्रॉड में बनाया गया था, भारत और एब्रॉड में. इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन टॉप ऑफ द मंडपास. द शेप ऑफ शिकारा इज लाइक अ स्मॉल स्तूपिका और एन ऑक्टाएंगल और ऑक्टागोनल कुपोला. इसका जो सेंटर हम जिसे बोलते हैं मंडपास में जो शिखारा होता है, शिखारा जो होता है सबसे टॉपेस्ट होता है. अब ऑब्वियसली कि स्तूपा जो है, एक स्मॉल स्तूपा सबसे टॉप पे जो मिलता है, ये ऑक्टागोनल हम बोल सकते हैं कि 8 साइज जो है या 8 स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि इसे कुपोला भी कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. राजराजेश्वरी टेम्पल ये तंजावुर में स्थित है और इसका सबसे ऊंचा शिखारा हम बोल सकते हैं कि टॉलेस्ट शिखारा अमंग्स द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, और मेडावल टाइम का सबसे टॉलेस्ट शिखारा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिखारा. नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज पित्रा डूरा? अब पित्रा डूरा क्या है? नाउ आंसर इज पित्रा डूरा इज अ डेकोरेटिव आर्ट, an architectural style in which colored hard stones were placed in depression carved into marble or sandstone, creating beautiful ornate patterns. Now डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. पितारा ड्यूरा जो है एक डेकोरेटिव आर्ट है. यह आर्किटेक्चरली स्टाइल जो इसमें यूज़ करी गई है, इसमें कलर्ड और हार्ड स्टोन यूज़ करे गए हैं, जिसमें हमें कर्व्ड डिप्रेशन जो है डिज़ाइन या स्टाइल यूज़ करके इसे मार्बल और सैंडस्टोन से बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है और इसमें ऑर्नेट पैटर्न्स भी दिए हैं. सो दे आर यूजुअली क्राफ्टेड ऑन ग्रीन, वाइट और ब्लैक मार्बल स्टोन्स. दिस वर्ड is derived from an Italian word meaning hard stone or semi-precious stone. For example, behind the Emperor Shah Jahan throne were a series of Pitra Dura inlays that depicted the legendary Greek god is Orpheus playing the lute. So, इसमें बहुत सारा ग्रीन, वाइट और ब्लैक मार्बल स्टोन्स यूज करे हैं. इस वर्ड का हमें मीनिंग भी याद रखना कि इटालियन वर्ड में हार्ड स्टोन को सेमी प्रीशियस स्टोन भी कहते हैं. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में या उनके एम्पायर के अगर हम देखें, पीछे जाके देखें, तो वहाँ पे पित्रा डूरा को ऐसा लेजेंडरी और ग्रीक गॉड ऑर्फियस के नाम से भी जानते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और द गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द लूट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What are the elements of a मुगल चार बाग गार्डन? क्या एलिमेंट यूज करके मुगल का चार बाग गार्डन बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. इसका आंसर देख लेते हैं. द एलिमेंट ऑफ अ मुगल चार बाग गार्डन आर रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर. जो मुगल चार बाग का गार्डन है, ये रेक्टेंगुलर वॉल से एनक्लोज करा हुआ है चारों तरफ से. नाउ डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल. इसे डिवाइड किया गया है 4 क्वार्टर्स में और इसे एक आर्टिफिशियल चैनल भी के नाम से भी जानते हैं. ये चार बाग जो गार्डन है, ये वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन इन विच द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चार बाग बट एट its edge near the banks of the river. Shahjahan adopted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal. So ये हम बोल सकते हैं कि चार बाग की जो वेरिएशन थे, अगर हम हिस्टोरियन लेवल पे इसे डिस्क्राइब करें तो ये रिवर फ्रंट गार्डन के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो इसमें ड्रिलिंग हुई थी ये मिडिल ऑफ द चार बाग, इसे एज अ एजेस जो है, इसके वॉल्स जो हैं वो क्या है, चैनल से कनेक्ट है बैंक ऑफ द रिवर से. हम बोल सकते हैं यमुना रिवर से बहुत ज़्यादा ये है, चारों तरफ से घेरा हुआ है. और यहाँ शाहजहां ने एडॉप्ट किया था रिवर फ्रंट गार्डन के नाम पे, और इसके ऊपर इसका लेआउट किया गया है ताजमहल का. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग? टेम्पल में कम्युनिकेशन करने के लिए महाराज ने या वहाँ के राजा ने उस टाइम पे क्या जरूरी समझा? नाउ वी डिस्कस फर्स्ट पॉइंट. अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग एज दे वे मीन टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन. जब टेम्पल की कम्युनिकेशन के लिए राजा ये इम्पोर्टेंट समझते थे कि वहाँ के जो पावर, वेल्थ हम बोल सकते हैं शक्ति,
वहाँ पे जो यूज़ करी है और जो उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए और उनकी जो आस्था लगी है अपने पैट्रॉन से या अपने वंशज से लेकर, वो हमेशा कायम रहे। Now secondly, it helped the kings to appear like a god, as the king took the god's name because it was auspicious. For example, in the Rajarajeshwara temple, there is an inscription that mentioned that it was built by King Raja Rajadeva for the worship of his god Rajarajeshwaram. जैसा कि माना गया है कि जब वहाँ के राजा जिस शासन काल में वहाँ के जो भगवान स्थापित करते थे वो अपने ऑस्पियस के लिए, अपने मान सम्मान के लिए रखते थे। जैसे राजराजेश्वर टेम्पल बनाया गया, वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मेंशन किए गए बाय द किंग राजा देवा के द्वारा, वहाँ पर वर्शिप ऑफ हिज गॉड, जो राजराजेश्वरम जी की वर्शिप थी या आस्था थी, वो उनके खुद भगवान के द्वारा की गई, जो अपने आप को सिमिलर समझते थे भगवान के नाम पर, और अपने रिचुअल्स या अपनी भक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, वहाँ पर मंदिर की स्थापना की और राजा देवा भगवान के नाम से राजा राजेश्वरम भी रखा गया। Now we discuss the third point. As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be rulers. और ऐसे ही नई जातियाँ बनाने के लिए, हम बोल सकते हैं कि नई डायनेस्टी को उत्पन्न करने के लिए वहाँ पे जो शक्ति राजा के द्वारा दिखाई गई है, वो अपनी खुद की नैतिक, हम बोल सकते हैं नैतिक समानता और नैतिक समांतर के तौर पर वहाँ का जो रूल है उन्होंने स्थापित किया। नाउ वी डिस्कस द फोर्थ पॉइंट. इट ऑल्सो गिव्स अ चांस टू द किंग टू प्रोक्लेम क्लोज रिलेशनशिप विथ गॉड एंड कम क्लोजर टू द पीपल. वह ये चाहते थे कि भगवान के सहारे वो लोगों के करीब जाए और उनसे एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाए, जिससे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहे और उनकी प्रजा हमेशा खुश रहे. Now we discuss the fifth point. The temple was a miniature model of the world ruled by the kings and his allies. और जब वहाँ पर टेम्पल उन्होंने मिनिएचर, छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक का टेम्पल बनाने की कोशिश की, तो वहाँ पर बहुत अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा वहाँ राज कर पाए. Now last point. They worshipped their deities together in the royal temples. It seemed as if they bought the just rule of the gods on earth. और वे चाहने लगे कि जैसे आस्था बढ़ती जाएगी लोगों पे और उस तरीके से हमारा जो टेम्पल है वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाएगा और बहुत ज़्यादा शाही मंदिरों में गिना जाएगा. इम्पोर्टेंट हमें याद रखना, और इन्हें धरती पे एक भगवान का दर्जा भी दिया जाएगा. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6. एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहाँ दीवान ई खस in Delhi stated, if there in paradise on earth, it is here, it is here, it is here. How was this image created? Now on answer, inscription जो शाहजहाँ दीवाने खस में दिल्ली में जब उन्होंने स्टेट दिया कि यदि कोई पैराडाइज, अगर धरती पर कोई ऐसी आत्मा है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इस इमेज को क्रिएट करने के लिए क्या किया शाहजहाँ ने, हमें देखना है. Now first point, during Shahjahan reign, शाहजहाँ के शासनकाल में the different elements of the Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. The ceremonial halls of the public and private audience is called Diwan-e-Khas or Aam. वे केयरफुली प्लान्ड. शाहजहाँ के शासनकाल में उन्होंने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट जो आर्किटेक्चर लेवल पे जो है फ्यूज होना चाहिए और बहुत महान लेवल पे जो है हार्मोनियस सिंथेसिस करना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में ऑडियंस इकट्ठे होकर वहाँ पे कोई सेरेमनी इंजॉय कर सके या प्लान कर सके, जिसे हम दीवान-ए-खस और अम के नाम से जानते हैं. दिस कोर्ट वे आर ऑल्सो डिस्क्राइब एज Chihil Sutun or 40 pillared halls placed within a large courtyard. The general public was received here and their grievance heard. और इसी तरीके से वर्णन करते हुए उन्हें चिहिल सुतून और 40 पिलर्ड के नाम से भी जाना गया, जिससे वह उसके अंदर बहुत बड़ा जो है कोर्टयार्ड बना सके और सामान्य लोगों के लिए भी बहुत अच्छा जो है वहाँ पर वो उसे ग्रीविडेंस हियर कर सके या उनकी जो है बातें सुन सके. नाउ सेकंड पॉइंट, शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वेर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड to resemble a mosque. In the center of the hall was placed the peacock throne on which शाहजहाँ would sit. शाहजहाँ ऑडियंस जो है वह हॉल में बैठ कर बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट मॉस्क बनाया या मस्जिद बनाई, जहाँ पे सारे लोग बैठ के
आराम से प्रार्थना कर सके। शाहजहां यह चाहते थे कि एक ही जगह पे बैठ के सारी मीटिंग कर सके लोग और वहां पर रहकर जो है एक साथ प्रार्थना करें या भगवान को याद करें। नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट। The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, which means the direction in which Muslims pray, as everybody faced that direction when court was in session. The stream of paradise would flow through the center of the Diwan-e-Khas, and the arches of the corners of the hall bore inscription from the lines of the famous 9th century Persian poet is फिरदौसी। नाउ अगर पेडिस्टल लेवल की बात करें तो वहां पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके उन्होंने किबला, जिसे हम बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में प्रार्थना करनी वहां पे मुस्लिम प्रे करें और मुस्लिम जो है एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में सब समांतर बैठ के वहां पर उस सेशन में या प्रार्थना करने के टाइम पर सब एक साथ बैठे एक डायरेक्शन में फेस करें, उसे किबला नाम दिया गया। और इसी पैराडाइज को वो आगे फॉलो करते हुए दीवान खस के नाम से उन्होंने एक आर्चिस फॉर्म में जो एक बहुत बड़ा हॉल विद द इंस्क्रिप्शन लाइन अप करवाया और बहुत फेमस हुआ 9th सेंचुरी में पर्शियन पोएट फिरदौसी के नाम से। नाउ fourth point, the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features। और यह आइडिया राजा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भगवान जो धरती पर हैं उन्हें जो है आर्किटेक्चरल फीचर्स में या फिगरमेंट में दिखाया लोगों को और विश्वास दिलाने की कोशिश की। नाउ therefore by the means of the architectural style this image was created। so इसलिए जो है आर्किटेक्चर स्टाइल में भगवान की इमेज दिखाने की कोशिश की राजाओं के द्वारा जो है नॉर्मल पर्सन जो है क्या कर पाए हैं, भगवान की इमेज देखने की कोशिश कर पाए हैं या इमेज जो है उनके माइंड में सेटअप की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, how did the Mughal court suggest that everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, received justice equally from the emperor? कैसे मुगल कोर्ट ने यह सजेस्ट किया कि सभी को, अमीर या गरीब, शक्तिशाली या शक्तिहीन, या न्याय के साथ या बिना न्याय के बराबर देखा जाएगा या न्याय दिया जाएगा? सो आंसर इज the Mughal court suggested that everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, received justice equally from the emperor is। और किस तरीके से सभी को शक्तिशाली, सभी को अमीर या गरीब के तौर पर ना तोलकर सबको बराबरी का हिस्सा बांटा दिया जाएगा, देखते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, द आर्किटेक्चरल फीचर हाईलाइटेड द आइडिया ऑफ द किंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हेंस पीपल कुड आइडेंटिफाई विद द किंग्स एज अ जस्ट गॉड। आर्किटेक्चरल फीचर के द्वारा यह हाईलाइट या यह दर्शित किया गया कि जो किंग, जो वहाँ का राजा है, जो प्रजा का राजा है, वो किस तरीके से भगवान को धरती पर लेकर आए हैं और कैसे लोगों को जो है उन पे हाईलाइट या कैसे जो है उन्हें पारदर्शिता दिखा रहे हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल जस्टिस वाज एम्फेसाइज्ड ऑन बाय एम्परर शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। और किस तरीके से कनेक्शन किया गया कि एक शाही अंदाज में शाही न्याय को और एक कोर्ट के न्याय को कैसे जो है दोनों को बराबर रख के और कैसे एक नया जो है कोर्ट बनाया गया। ये पहली बार शाहजहां के शासनकाल में रेड फोर्ट में हमें इजीली दिल्ली में देखने को मिलता है। नाउ थर्ड पॉइंट, देयर वर अ सीरीज ऑफ द पित्रादुरा inlays behind the imperial throne which depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus' music could calm Theseus' beast until they resided together peacefully। और इसी के द्वारा जो है पितृदुरा को लेकर आए और पितृदुरा को एज ए लेजेंडरी ग्रीक गॉड हम बोल सकते हैं ऑर्फियस, जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर भगवान को याद करके एक साथ जो है उनकी एक एक लाउड साउंड म्यूजिक को जो है याद करके और उसमें अपने धैर्य को रखा जाएगा या शांतिपूर्वक उसे सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। नाउ लास्ट पॉइंट दिस क्वेश्चन, the construction of the audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could
लाइफ टुगेदर इन हार्मनी, और किस तरीके से ऑडियंस को हॉल में बिठाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना और राजा के न्याय के बारे में बात करना, एक बड़े लेवल पे एक छोटे लेवल पे, और समांतर जो है सभी में जो है हार्मनी देखना, और किस तरीके से इस सारी चीज़ों को बनाकर राजा ने प्रेजेंट किया, ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। व्हाट रोल did the Yamuna plays in the layout of the new Mughal city at शाहजहानाबाद? ऐसा क्या रोल किया गया राजा के द्वारा जहाँ पर यमुना जो है अपना एक बहुत ही खूबसूरत जो है हम बोल सकते हैं कि खेल दिखाया गया है मुगल सिटी को बनाने में, जिससे हम बोलते हैं शाहजहानाबाद। नाउ on answer, the city of the Shahjahanabad constructed by the Shahjahan at Delhi was established on one side of the river Yamuna. The role of the Yamuna in the layout of the new Mughal city at Shahjahanabad was, शाहजहानाबाद जो है कंस्ट्रक्ट किया गया शाहजहां के द्वारा, यह दिल्ली में है और यह इस्टेब्लिश किया गया है यमुना रिवर, यमुना की नदी के पास, और यह एक न्यू मुगल सिटी के नाम से जाना जाता है जिसे हम शाहजहानाबाद कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कैसे पड़ा है इसका नाम। द इम्पीरियल प्लेस कमांडेड द फ्रंट ऑफ द रिवर यमुना इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद इन दिल्ली। इम्पीरियल प्लेस जो है पहली बार बनाया गया था रिवर यमुना के पास, जिसका न्यू नाम बनकर क्या आ गया, शाहजहानाबाद in Delhi. Now second point, only specially favored nobles like Shah Jahan's eldest son Dara Sukho were given access to the रिवर, और दारा सुखो द्वारा जो है रिवर में जो रिवर का जो है बहाव चेंज करके उसे जो है शाहजहानाबाद से लाया गया, और ये सबसे बड़े जो है बेटे थे शाहजहां के, हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna, और सभी को सलाह दी गई कि रिवर यमुना के आसपास जो है अपने घर को बनाया जाए और सिटी वहाँ पर बनाई जाए। नाउ लास्ट पॉइंट टुडे, the access to the river Yamuna for the nobles was controlled by developing architectural form in which the white marble mausoleum was placed on the terrace by the edge of the river and the garden was its south। So एक्सेस जो दी गई दारा सुखो के द्वारा, वहाँ पर क्या करा, एक यमुना नदी थी उसे क्या करा गया, नोबली क्या करा गया कि डेवलपिंग आर्किटेक्चर फॉर्म जो है वहाँ पर स्टार्ट किया गया, और वहाँ पर वाइट मार्बल मौसोलियम को प्लेस करके वहाँ से एजेस निकाल के हम बोल सकते हैं किनारे से नदी को निकाल कर एक गार्डन भी फॉर्म किया गया, जो कि साउथ साइड जो है पूरा डेवलप किया गया था, साउथ डायरेक्शन के अंदर। इम्पोर्टेंट था। आई होप गाइज आज की जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं और समझ में आ चुका होगा आपको। सो गाइज आई होप गाइज आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आया होगा, और आज के इम्पोर्टेंट कंटेंट NCERT CBSE क्लास 7 से रिलेटेड जितने भी हमने टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5 के सॉल्व करे हैं, सारे जो है आपने बारी बारी से आंसर्स भी डिक्टेट कर लिए होंगे। और अगर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको कन्वे करा सकूं। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई दूसरा वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे मेंशन कर सकते हैं। सो माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।